Mission Brand CIL at 2026, Reform, Transform, Perform, Inform. A blueprint for CIL's transformative journey ahead, which has been a brainchild of our respected Chairman CIL and our beloved CBO sir to illustrate the path of Coal India's journey. Sir is an IRSC 1996 batch and has assumed the charge of Chief Vigilance Officer, Coal India Limited on 16 November 2022. He is a BTech Civil from MNREC Allahabad and MTech from IIT Delhi. Before joining CIL, he served in the administrative post of Additional Division Railway Manager of Asansol Division of Eastern Railway. Earlier, he was instrumental in many vigilance reforms and system improvements while working as Chief Vigilance Officer in Eastern Railway. Sir has a vast experience of about 25 years in planning, design, and execution of various railway projects, as well as maintenance and operation of major infrastructure. He has expertise in matters related to establishment, budget, tenders, and contract management. Not only in the railways, Sir has been instrumental in many reforms since joining as CBO in CIL2. The most influential development that has happened during his tenure is training and development in providing a series of marathon training from the past 2 to 3 years, where each and every subsidiary and IRCM have conducted specialized training for each and every discipline. The creation of standard operating procedures, which has been entrusted by CBO sir to all the subsidiaries to standardize all the procedures and processes so that the knowledge and experience of our seniors are disseminated and trickled down from top to bottom. This has been a great initiative and Coal India shall always remain indebted to Sir for these kind of initiatives. And we know how much Sir likes to interact with our young blood, our management trainees. So without wasting any further time, I request Sir to come on the podium and bless us all with his kind words. होली का त्योहार भी था, उसके पहले होली के पहले होलिका दहन भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। होलिका दहन में देखिएगा कि जो होलिका थी और हिरण्यकश्यप की बहन, उनको बहुत ही अपने ऊपर अपने जो चादर था उनको आशीर्वाद मिला था, चादर क्या फोड़ करके आग में बैठ चलिएगा तो जलिएगा नहीं। और भक्त प्रहलाद को लेकर के वो आग के अंदर बैठी, लेकिन उस समय प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो चादर उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और होलिका जल जाती है। यानी उस दिन ईर्ष्या का, बुराई का जो भी कुरीति है हमारे सोसाइटी में, वो एक तरह से उसका दहन हो गया। अब बाद में आप लोग देखेंगे कि उसके ही अगले दिन प्रभु नरसिंह के अवतार में आते हैं और हिरण्यकश्यप को, जो अपने आप को भगवान मानता था, अपना राक्षस, उसको खत्म करते हैं भगवान नरसिंह अवतार में। मैं जब त्योहार जब आता है तो मैं ये बोलता हूँ, हर एक त्योहार हमको ये याद दिलाता है कि कामयाबी से बड़ी कोई त्योहार नहीं होती। मेरा होली, मेरा दिवाली तभी मनाते हैं जब हम कामयाब होते हैं, जिसे हम टारगेट अचीव करते हैं। तो जितने हमारे सामने मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, एक ऑफिसर्स है, तो हम हर दिन कुछ न कुछ कामयाबी अचीव करें और हर दिन हम त्यौहार मनाएं। ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। मेरा त्यौहार तो तभी मनता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, कामयाब होते हैं। मैं कुछ मिशन लेके चला कि जो
जस्ट ज्वाइन करता है कोल इंडिया में, उनके साथ हम इंटरेक्ट करें कि उनको बताएं कि एथिक्स क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, विजिलेंस क्या होता है, हाउ टू परफॉर्म इन एक्सपर्ट वे, और दिमाग में यदि कुछ भी हमारे है उसको हम कैसे अपने वर्क के हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से, अपने चरित्र के हिसाब से ढाल सके और अच्छा से काम कर सके किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्यों ना हम शुरुआत में ही उनके साथ कुछ बात करें और कुछ उनकी सुने, कुछ बताएं। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बच्चे थे तो हमारे मम्मी पापा हमको जो सिखाते थे वहीं से हमको संस्कार मिलता था, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या झूठ है, क्या सही है, हमको वहीं से शिक्षा मिलती थी। गलत सही का हमको आभास हो जाता था। फिर गुरुजनों के साथ हम गए, उन्होंने बताया कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। और आप अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर रहे, पढ़ने में अच्छे थे, मेहनत किए, संघर्ष किए, अच्छा संस्कार मिला और पूरा मेहनत किए, तभी आप कोल इंडिया में, कोल इंडिया जैसी कंपनी में इतना टफ कंपटीशन के बाद आप ज्वाइन कर पाए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो संघर्षवान है, जो चरित्रवान है, जो संस्कारवान है, वही आज के डेट में किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पीएसयू में नौकरी पाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो मैं आज ये बोल रहा हूँ, आप जेम हैं, आपके जैसे जेम को जो पाएगा वही धन्य हो जाएगा। कोल इंडिया लकी है कि आपके जैसे जेम को पाया है। हमारे सामने ये पूरे यंग ऑफिसर्स हैं, जीनियस हैं, जेम हैं। मेरी एक बात मानो, आप अपने जीवन का लक्ष्य ये मत बनाना कि हम कुछ पैसे कमा लें, अच्छा नेम एंड फेम कमा लें। आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि हमको परिवर्तन करना है। एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमको परिवर्तन करना है, और यदि लक्ष्य नहीं तो फिर जीवन नहीं। और उस लक्ष्य को पाइए, परिवर्तन कीजिए, और जिस दिन परिवर्तन कीजिए उस दिन होली दिवाली मनाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आप जेम हैं, कोल इंडिया लकी है कि आपको पाया है। आपका लक्ष्य बनाइए कि परिवर्तन करना है, आप लीडर बनिए, और आप कैपेबल हैं, यू कैन डू इट। मैं यही बोलता हूँ कि इफ यू कैन डू इट, नो वन कैन डू इट। ये नोट कर लो। आपका आत्मविश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता है। आपने करके दिखाया है, आप क्वालिफाई करके दिखाया है, आप इतने टैलेंटेड हैं। बस उस विल पावर को, जुनून को, जोश को मेंटेन करके रखना है और अपना लक्ष्य में जुट जाना है। हम गरीब घर के हैं, हम उसको अमीरी में परिवर्तन करेगा। हमारे घर परिवार में कुछ कमियां हैं, उसको परिवर्तन करके हम अच्छाई करेगा। हमारी सोसाइटी में कुछ कमी है, उसको परिवर्तन करेगा, अच्छाई में कन्वर्ट करेगा। जो अच्छाई है उसको और अच्छा करेगा। उसी तरह से आप लीडर हैं, जेम हैं, कोल इंडिया लकी आपको पाया है। कोल इंडिया में आप आइए और कोल इंडिया में परिवर्तन कीजिए। मैं आपको आज आह्वान करना चाहता हूँ, कोल इंडिया में n नंबर ऑफ अच्छाइयां हैं, उस अच्छाइयों को और अच्छा कीजिए। कोल इंडिया में n नंबर ऑफ बुराइयां हैं, n नंबर ऑफ लीगेसी बुराइयां हैं, उससे टकराइए और उस बुराइयों को अच्छाई में बदलिए। आप लीडर हैं, जेम हैं, आप कर सकते हैं। कोल इंडिया लकी है, आपको पाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आओ आज हम इस मिशन को लेकर चले कि कोल इंडिया में जो भी कमियां हैं
उसको टकराएगा, उसको परिवर्तन करेगा, उसका अच्छाई में कन्वर्ट करेगा। वो कमी वर्किंग कल्चर से भी हो सकता है, हमारे अंदर भी होता। सबसे बड़ा कमी होता है कि हमारी अपनी उदासीनता, अपने अंदर जो जुनूनी कमी, अपने कलीग के अंदर की जो जुनूनी कमी। कोई आदमी काम नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा है, उसको हेल्प करेगा, उसको हेल्प लाएगा, उसको परिवर्तन करेगा। एंड नंबर ऑफ इनडिसिप्लिन लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करेंगे, उनको गाइड कीजिए, उनको परिवर्तन कीजिए, उनके अंदर काम करने की क्षमता बनाइए, काम करने का इंटरेस्ट लगाइए। एन नंबर ऑफ करप्ट लोग हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रोक टोक कीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या कमी है। देखिएगा माय डियर फ्रेंड, रोक टोक में बहुत पावर होता है, और ऐसे लोगों को आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि उनको परिवर्तन करना है। आप लीडर बनिए, बॉस को कंप्लेन कीजिए कि इस तरह की शिकायत आ रही है, वो भी नहीं मानते हैं तो और सुपर बॉस को कंप्लेन कीजिए, तब भी नहीं मानते तो विलेज को कंप्लेन कीजिए, तब भी नहीं मानते हैं तो पीडपी कंप्लेन। एक गूगल बाबा में सर्च कीजिएगा, पीडपी रिड्यूसर के माध्यम से कंप्लेन होता है, वो टॉप लेवल टॉप सेक्रेट होता है। पीडपी रिड्यूसर के माध्यम से आप कंप्लेन करेंगे तो कौन कंप्लेन कर रहा है ये पता नहीं चलता है। तो आप सीधे सीबीसी को लिखा जाता है और उसका रूल पढ़ लीजिए गया है। और ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो रोक टोक करने से या बॉस को कंप्लेन करने से नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को हमको पीडपी कंप्लेन करना पड़ेगा। पीडपी कंप्लेन कीजिए, आप अपना काम करते रहिए। हो सकता है कि सुधरे नहीं, लेकिन आपको लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसको परिवर्तन कर पाएंगे। बहुत ऐसे हैं जो फाइल लेकर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको रोक टोक कीजिए, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। जूनियर कोई काम नहीं कर पा रहा है, फाइल नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको हेल्प कर दीजिए, गाइड कीजिए, पर डिले नहीं होना चाहिए। हम किस तरह से अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो मैं आज मेरे सामने इतने गेम हैं, ये लक्ष्य लेके जा रहा हूँ कि आप गेम हैं और आप परिवर्तन कीजिए, अपने पूरे इंडिया को, अपने कंट्री को अच्छा बनाइए, अच्छा करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी लाकड़ा साहब ने बताया कि बिजनेस वाले को काम किए हैं। ऑल इंडिया में कुल मिला के 6 CBO है, 9 CBOs हैं, और ऑल 9 CBOs क्लास 1 ऑफिसर हैं। सबके सब फुल टाइम CBO हैं, सीधे CBC से अपॉइंटेड है। सबके सब क्लास 1 ऑफिसर हैं, सबके सब UPSC क्लियर किए हुए हैं। हमारे पास आपके जैसे जेम मोर देन 150 विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, यानी ऑल इंडिया का विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमने क्या किया पिछले 3-3.5 साल में, सबको यूनाइट किया, सबको मिलकर काम किया। CBC का मैनुअल भी लिखा हुआ है, 3P की बात करता है, प्रिवेंटिव विजिलेंस, पार्टिसिपेटिव विजिलेंस और पॉजिटिव विजिलेंस। हम लोग क्या किए, 6P को यूज किए, पॉजिटिव विजिलेंस, प्रोएक्टिव विजिलेंस, प्रोटेक्टिव विजिलेंस, प्लस ये 3P, प्रिवेंटिव, पार्टिसिपेटिव और पॉजिटिव विजिलेंस रहेगी। यानी पॉजिटिव विजिलेंस का मतलब आपके दिमाग में ये डालने के लिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके लिए है, आपके द्वारा है। यानी विजिलेंस से डरने की जरूरत नहीं है, विजिलेंस आपके लिए है, विजिलेंस इज बाय यू, विजिलेंस इज फॉर यू, विजिलेंस इज विथ यू ऑलवेज। इस तरह से हम लोगों ने पॉजिटिव विजिलेंस को यूज किया, और मैं सबको बताना शुरू किया कि हर एक पूरे इंडिया में एक विजिलेंस ऑफिसर है। मेरा हर पूरे इंडिया में एक विजिलेंस ऑफिसर है।
यदि हमारा 2.2 लाख कोल इंडियन एक बिजनेस ऑफिसर काम करेगा, खुद सतर्क रहेगा, अपने कलीग को सतर्क रखेगा, तो ऑब्वियसली कोई डिपार्टमेंट सतर्क हो जाएगा, वो पूरा माइंड सतर्क हो जाएगा, पूरा ऑफिस सतर्क हो जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा एरिया सतर्क होगा और सब्सिडी सतर्क होगा, कोल इंडिया में सतर्कता कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये बिजनेस ऑफिसर काम करना है। आप खुद ही बिजनेस ऑफिसर रहेंगे तो फिर बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद ही अलर्ट रहेंगे, खुद ही आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, खुद आप दूसरे को गाइड करेंगे, अपने डिपार्टमेंट में सतर्कता फैलाएंगे। तो ये तरह से मैंने पॉजिटिव में सबके साथ इंटरेक्ट करने की ये प्रयोग करने में सफल रहा हूँ कि विजिलेंस आपको सहयोग करने के लिए है, विजिलेंस आपके साथ है। कभी भी विजिलेंस वाले चाहे कोई भी आदमी डरा धमका के किसी का काम कर सकते, आप डरिए नहीं, आप काम करिए। एक ही बार बता दूं, जब ये बात मैं बोलता हूँ डरिए नहीं, तो साथ में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जिनको डरना पड़ेगा। उनको मैं बोलता हूँ मोटी चलने वाले। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं जिनको डरना पड़ेगा और डरना भी चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत खराब है, उनका इंटेंशन खराब है, हमारे कंपनी के प्रति बैड इमेज चल रहा है। मैं बोलता हूँ कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। उसी तरह से किसी को डर है कि विजिलेंस देख रहा है, किसी को डर है कि विजिलेंस देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि विजिलेंस देख रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपना लक्ष्य को पूरा कीजिए, बोल्ड डिसीजन लीजिए, आग पे चलिए। एक आपका भाई विजिलेंस डिपार्टमेंट में है, यदि आपका पैर चलेगा तो आपको मलम लगाएगा। तो ये भरोसा रखिए विजिलेंस डिपार्टमेंट पे आपके साथ है। विजिलेंस में लिखा हुआ है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का बॉस है वो आपका बॉस है। विजिलेंस वाले भी आपके जैसे है, वो भी विजिलेंस का भी लक्ष्य वही है जो आपका लक्ष्य है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमको कोल इंडिया को ब्रांडेड कंपनी बनाना है, नए शिखर पहुंचाना है, नए ऊंचाई को पहुंचाना है। आपका भी लक्ष्य ही है। विजिलेंस भी एक डिपार्टमेंट है। जैसे हम हमको एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट का साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है। आप अपना काम करते हैं, विजिलेंस अपना काम करता है। आप कोई गलत बिल यदि फाइनेंस में जमा कर देते हैं तो फाइनेंस वाला 10 ऑब्जर्वेशन आकर लौटा देता है। आप उसकी जो कमी होती है आप उसको कह देते हैं, करेक्शन भी कर लेते हैं। कोई टीए देखिएगा, एचआर डिपार्टमेंट में भेजिएगा तो उसको चेक करके वापस कर देगा, लिख करके ये गलती है, ये गलती है, दे देते हैं। लेकिन यदि विजिलेंस वाला कोई लेटर दे दिया, या विजिलेंस वाला कोई फाइल मांग दिया, या विजिलेंस वाला बुला लिया, तो लोगों का मैंने ऑब्जर्व किया है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसा क्यों? वही तरह का काम कर रहा है, वही डिपार्टमेंट है। आप जो फाइल मांग रहा है दे दीजिए, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है बुला रहा है चले जाइए, जो पूछना होगा पूछ लेगा। कभी भी अपना हार्ट बीट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। जो काम करता है वही तो गलती करता है। काम करेंगे, देखिए हमेशा कोई आदमी काम करने से नहीं डरता है, डरता है कि गलत हो जाए, गलती होने से नहीं डरता है। लेकिन गलती हो जाए इसलिए हम काम ही नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। मैंने हम रोड पे नहीं चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये तो गलत बात है। फिर आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। और हमको काम करना है, हम जीव हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है परिवर्तन करना। इतना अच्छा सैलरी दे रहा है कोल इंडिया को। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि
नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जायो कर्ता, अपना नियमित काम करो, क्योंकि काम करना, काम ना करने से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो हमको काम करना है, डिले नहीं करना है, हमको डिसीजन कर लेना है, डिले करने से डिसीजन नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप आइए और हम सब मिलकर के कोल इंडिया में नए सिरे से रिफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म करें। हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। और एक और मैं मिशन लेके चला हूँ कि कोल इंडिया कितना अच्छा है, कितना इम्प्रूव कर रहा है, कितनी ट्रांसपेरेंसी में है, कितना तक हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, ये भी हमको बताना है दुनिया को, अपने लोगों को बताना है। जब तक आप सामने वाले को नहीं बताइएगा तब तक उसको आप पर भरोसा नहीं होगा, उसको पता होना चाहिए। तो हम डिफरेंट मोड से ये भी बताएं दुनिया को कि हम इतना अच्छा हो चुके हैं। तो ये मैं थीम रखा था आज का, जो हमारा इस पूरे साल का टॉपिक भी रहेगा, मिशन 2026 फॉर कोल इंडिया, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म एंड रिफॉर्म। ये मैंने लिया था हमारे चेयरमैन साहब, जब 1 जनवरी को हम लोग पूरे ईयर का रिव्यू कर रहे थे, तो हर एक साल 1st वर्किंग डे को कोल इंडिया के सारे टॉप बॉसेस एक साथ बैठते हैं और पिछले साल में क्या काम किए और अगले साल क्या काम करना है, उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। उसी में बॉस का ये था कि हमको कोल इंडिया को पूरी तरह से रिफॉर्म करना है और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। उसमें मैंने 2 और जोड़ दिया, परफॉर्म करना पड़ेगा आपको और दुनिया को इन्फॉर्म करना है। तो ये मैं मिशन लेके चला। मैं ये मानता हूँ, आप ही नोट करके रखें कि बॉस का स्टेटमेंट मेरे लिए कमिटमेंट हो जाता है। बॉस का स्पीच सुनिएगा, उन्होंने बोला है कि आपका जो मिशन है, कंपनी का जो मिशन है, आपका जो एक्शन है, वो यदि एक साथ अलाइन नहीं है, मतलब आप अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। आपको टेकअप करना पड़ेगा, आपको सुधारना पड़ेगा अपने आप के अंदर। तो जो कंपनी का मिशन है, जो बॉस का मिशन है, जो हमारा एरिया का मिशन है, वही हमारा मिशन होना चाहिए। और यदि मंशा क्लियर है, मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है, तो ये सब के सब एक लाइन में काम करते हैं। जब सबके सब एक लाइन में काम करेंगे, किसी का अपना माल इंटेंशन नहीं है, देखिएगा फाइल बहुत तेजी से निकलता है। आप चलेंगे दाएं, दूसरा चलेगा बाएं, तो फिर आपका वो देखिएगा फाइल लटक नहीं लटकता है। आप कुछ और पुटअप करेंगे, बॉस कुछ और लिख देगा। लेकिन भाई हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके बॉस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके बॉस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे लिए बॉस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारे नीचे वाले के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या कोई हमारे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए सबका एक लक्ष्य हो, सबका एक टारगेट हो और इस तरह से काम करें। आज मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। कोल इंडिया इस साल संडे के दिन एक अलग तरह से वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। इसमें कोलकाता में मेगा फंक्शन हो रहा है और कोल इंडिया करे क्यों ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेडीज ऑफिसर एम्प्लॉय रेलवे में है, अराउंड 1 लाख। हमारे कोल इंडिया में 2.2 लाख कोल इंडियन में अराउंड 20,000 हमारी बेटियां हैं। 20,000 के आसपास कोल इंडिया में बेटियां हैं। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो लोगों को आश्चर्य लगता है
माइनिंग सेक्टर जहाँ पर इतना रिमोट इलाके में काम होता है, पॉल्यूशन, गंदगी, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, अनसेफ, सेफ और इस तरह की सिचुएशन में इतनी बेटियां हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कई साल से कोल इंडिया अपना वर्किंग स्टाइल चेंज किया है, अपना एटीट्यूड चेंज किया है। कोल इंडिया ने अपना एटीट्यूड चेंज किया है। हम लोग इस तरह से पॉलिसी बनाए हैं, चाहे काम करने में का हो, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, सेफ्टी से रिलेटेड हो, वर्क कल्चर की बात हो। माइन के अंदर भी आप जाइएगा, देखिएगा वहाँ पर भी वो जो इमेजिंग करता था लोग वैसा नहीं है। हम लोग हर तरह से नीट एंड क्लीन वे में काम कर रहे हैं। पहले माइन करके लोग ऐसे ही छोड़ देता था, अभी उसको टेक्निकल गुजर करता है और माइन करने के बाद भी उस इलाके को डेवलप करके पार्क हो, चाहे प्लांटेशन हो या पॉन्ड हो, या उस इलाके को इतना अच्छा कर रहा है कि जैसा पहले था उससे भी बेहतर करके दे रहा है। प्लस पहले अंडरग्राउंड माइन में जाने के लिए बेटियों को अलाउ नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले अंडरग्राउंड माइन में जाने के लिए बेटियों को अलाउ कर दिया गया। चाहे सॉवेल ऑपरेटर हो, चाहे माइन के अंदर हो, चाहे जनरल मजदूर हो, चाहे वे ब्रिज के ऊपर हो, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ बेटियां काम कर रही हैं। ऑफिस में और सब्सिडी में, हेडक्वार्टर में तो उनका साम्राज्य है ही, माइन के अंदर एक्चुअल में जहाँ पर माइनिंग का काम करना है वहाँ पर भी यदि बेटियां जा रही हैं तो समझ लो कि कोल इंडिया अपना वर्किंग स्टाइल की चेंज किया है। ऐसे बताता हूँ, कोई अपनी बेटी को ऐसे कंपनी में नहीं देगा जहाँ पर थोड़ा भी फेवर हो। तो ये विश्वास जगाता है अपने ऊपर, आपके वर्किंग के ऊपर, आपके कंपनी की योग्यता के ऊपर। लेट अस प्राउड कि हम ऐसे कंपनी में हैं जहाँ पर बेटियां इतनी मात्रा में काम करती हैं। मैं जब बेटियों की बात आती है तो मैं हमेशा सुनता हूँ कि इतना बढ़ करके हमारे देश की बेटियां आगे काम करना शुरू कर दिए हैं। ये भी दिखाता है कि जिस तरह से भक्त प्रहलाद होली पिता, तो मैं उनकी माता जी के बारे में सोचता हूँ। भक्त प्रहलाद का नाम की माता जी का नाम था कयाधु माता। कयाधु माता वो राक्षस कुल में थी। राक्षस कुल मतलब उस घर का, उस परिवार का पूरी तरह से सब कुछ कुव्यवस्था, जहाँ पर सब तरह की बुराइयां हों, ऐसे समाज में, ऐसे घर में वो थी। राक्षस कुल में रहते हुए भी व्याधो माँ ने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। मैं आप सब बेटियों से बोलना चाहता हूँ कि यदि हमारे संस्कृति में हमने ऐसा सुना है, देखा है, सीखा है, तो कोई भी माइन हो, कोई भी रिमोट प्लेस हो, कोई भी माहौल हो, हमारी देश की बेटियां ठान ले, चाह ले तो क्या नहीं कर सकती है। तो आप आइए, कोल इंडिया में जो कमियां हैं, जिस तरह से निगेटिविटी कुछ है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए और आप चाह ले तो क्या नहीं कर सकती है। तो नए सिरे से हमको लगना है, सतर्कता के प्रति आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। ऑनरेबल पीएम का स्पीच सुनिएगा, उन्होंने बोला था कि जब तक हमारी आधी आबादी का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भारत ऐसा कर नहीं सकते। तो आपको आना पड़ेगा। अभी हार्डली 26% ही हमारे देश की बेटियां नौकरी में काम करने में है। तो मैं एक कविता बनाया था कि जिम्मेदारियों का बोझ बड़ी बार पड़ पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, युद्धक विमान भी चलाने लगी बेटियां।
और इतने उदाहरण खोज के रहूं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर के शहादत पर अस्थि को कंधा देकर, वीर के शहादत पर अर्थी को कंधा देकर अब श्मशान तक जाने लगी बेटियां। आपके ईडी IACM मैडम का नाम है कामाक्षी रमन। अभी कामाक्षी एक WCL में सॉवल ऑपरेटर है, उनका नाम है मीनाक्षी कपूर। सॉवल ऑपरेटर यानी मीनाक्षी या कामाक्षी। उसमें अगला लाइन है, राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा सुरक्षा ज्ञान पढ़ित हो। राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा सुरक्षा ज्ञान पढ़ित हो। कोल खदानों में भी जाने लगी बेटियां। राष्ट्र निर्माण में ऊर्जा सुरक्षा ज्ञान पढ़ित हो। कोल खदानों में भी जाने लगी बेटियां। कहीं मीनाक्षी बन सॉवल चलाने लगी, तो कहीं कामाक्षी बन IACM संभालने लगी बेटियां। मैं अलग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे कोल इंडिया की बेटियों की, देवियों की, देवियां देश की जानताएं अगर जो स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां देवी चिंतन जगाएगा, जो हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा, तो आपको जगना पड़ेगा। तभी हम लोग विशाल जो लक्ष्य है विजन 2047 का, विकसित भारत का, हमको फिर से विश्व गुरु बनना है, उसका तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे जब हर क्षेत्र से सहयोग मिलेगा। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के दिन हम लोग इसको भी याद करें, एक नए प्रण लेके चले, नए जोश जुनून से काम करें और अपनी कंपनी में, अपने देश में परिवर्तन करें। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो मैं हमेशा अपने कोलिगों से बोलता हूँ कि अब जमाना ऐसा नहीं है कि हम खाली लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। डोंट रीड ओनली द लाइन, रीड इन बिटवीन द लाइन, इवन रीड बियॉन्ड द लाइन। यानी आपको अंदर घुसना पड़ेगा। बॉस का स्पीच सुनेंगे, उन्होंने बोला कि कोई परिवर्तन करने के लिए अपोज करना चाहता है, कोई चाहता नहीं है कि हमारा कुछ परिवर्तन हो, हम काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, हमारा जोश चल रहा है, एजीटी आप उसको जाने दीजिए। ऐसे आदमी को देखने की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है, तेज झटका देने, उन्होंने बोला तेज झटका देने की जरूरत है। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको इतना चीज हो जाना पड़ेगा। वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हम लाएगा और अपने माइंड में लाएगा, जो बेस्ट हमारा रूल हो सकता है उसको हम करेंगे। जो पुराने रूल है, रिफॉर्म नहीं होता है, जो पुराने रूल है, जो हमको काम करने में दिक्कत है उसको हटा के फेंकें और नए रूल बनाएं। जब रूल वाली बात आती है, आज से पहले कोई रूल तो था नहीं, कोई नियम नहीं था, कोई मैनुअल नहीं था, कोई SOP नहीं था। 10,000-2000 साल पहले की बात करें, जब हम सोने की चिड़िया कराते थे, हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे। तो उस समय ऐसा नहीं था घाटी का रूल SOP बनाओ। उस समय सबसे बड़ा रूल था हमारा अंतर्मन, हमारी अपनी अंतरात्मा। हमारे जो दादा परदादा थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कोई रूल नहीं पता था, ये कभी भी वो गलत काम नहीं किए, क्योंकि उनका जो संस्कार, उनका जो स्वभाव और उनकी जो अंतरात्मा की आवाज थी उसको मानते हैं। मैं वही इसलिए बोलता हूँ कि हमारा हर कोई इंडियन इतना सचेतवान है, संस्कारवान है, संघर्षवान है, उसके अंदर उसके मम्मी पापा और गुरुजनों ने जो सिखाया है, अच्छा बुरा क्या है, गलत सही क्या है, उसको बना हुआ है। माय डियर फ्रेंड, ये भी मैं बोलता हूँ, यदि कहीं रूल से संभव हो तो आप अपनी अंतरात्मा जो बोलता है उसको सुनो। जो कंपनी के हित में, देश के हित में
जो डिसीजन आपको लगता है सही है कर रहा हूँ, जो उस समय सिचुएशन डिमांड करता है डिसीजन ले रहा हूँ, क्योंकि डिले करने से डिसीजन नहीं होता है। बाद में वो डिसीजन मान लो गलत भी हो गया, गलत हो ही सकता है ना, जो डिसीजन हो सकता है गलत हो जाए, तो अभी चूंकि आपने सोच समझ के अपने दिल की आवाज सुन करके आपने डिसीजन लिया है, उसमें देखिएगा आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। भले बॉस पकड़ ले, भले जो भी कुछ कर ले, लेकिन आपको आत्मग्लानि नहीं होगी। तो ये अपना सिस्टम, ये जो रूल है आपको अपने जीवन में अपनाना है, अपने वर्क में, अपने घर परिवार में, कोई भी इवन अपना पर्सनल डिसीजन भी लेना है, उसमें ही सोचो कि हमारा आत्मा क्या होता है, क्या करें। जब झूठ सच में फर्क न हो, जब झूठ सच में फर्क न हो और गलत सही में घिर जाओ, जब नजर में अपनी घिर जाओ, उस बात पे थोड़ी देर तक तुम आंखें अपनी बंद करना और अंतर मन की सुन लेना। मुमकिन है हम तुम झूठ कहे, मुमकिन है हम तुम झूठ कहे, पर अंतर मन सच बोलेगा, पर अंतर मन सच बोलेगा। मैं एक केस स्टडी बताऊं। कोल इंडिया में का इमेज इतना अच्छा है कि कोविड पीरियड में टोटल 6 ऑक्सीजन प्लांट पहली बार में लगाने की बात थी जब कोविड पीक पे था। 16 में टारगेट रखा गया था कि हमको 6 पूरा देश में 6 ऑक्सीजन प्लांट हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑर्डर था। इसमें एक ऑक्सीजन प्लांट आपको कोल इंडिया को बोला गया कि आप लगाइए। आपको याद होगा 20 मार्च को हमारा पूरा लॉकडाउन लग जाता है। वो ऐसी बीमारी थी जब आदमी से आदमी लगा हुआ था, कोई घर से बाहर नहीं निकलना था और सबको यही था कि शायद कोई नहीं बचेगा, इस तरह का सब था। सारा मूवमेंट बंद, ट्रेन ऑपरेशन से लेकर हर चीज बंद था। उस दिन के बाद जब लॉकडाउन खुला, फिर थोड़ा लाइफ जीवन सामान्य हुआ। इस बीच में बहुत सारा त्राहिमाम मचा हुआ था। उस पीरियड में कोल इंडिया को जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात थी, तो हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट जो टारगेट दिया गया था वो ऑलरेडी था ऑलमोस्ट 11 मई को पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो पाइपलाइन जो फिटिंग्स था, ऑक्सीजन जो गैस सिलेंडर से मूव करेगा, वो फिटिंग नहीं लग पाया था। वो फिटिंग्स बॉम्बे से लाना था ना, तो एक तो है ह्यूज डिमांड था उस पर्टिकुलर आइटम का, और बॉम्बे से लाना भी मुश्किल। ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स लोगों को एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हमारा कमीशन 16 मई को। तो आपके कोल इंडिया के टॉप बॉसेज बैठे मीटिंग किए, उसमें मास्क लगा करके हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी करते थे। उसमें जो सिविल इंजीनियर है उन्होंने बोला कि जो हमारा क्लोरीनेशन प्लांट में क्लोरीन गैस चलता है भाई, वो लग जाएगा क्या? तो उसको एक्सपर्ट से बात किया कि बोला हाँ, ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन जाए चाहे क्लोरीन जाए, बात बराबर है। तो क्लोरीनेशन प्लांट में जो पाइप लगता है वही पाइप लोकल डॉक्टर साहब ने खरीदवाया और उसको लेकर के ऑक्सीजन प्लांट में लगाया। 16 मई को उद्घाटन हो गया, अपना कोल इंडिया की इज्जत बची। और उससे बड़ा काम किया उस ऑक्सीजन प्लांट में 33,000 लोगों का जान बचाया। उस डिसीजन में 33 लोगों को 1,000 लोगों का जान बचाया। उसके बाद कुछ दिन के बाद कोविड खत्म हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद कोई आदमी कंप्लेन कर देता है बिजनेस को कि उस ऑक्सीजन प्लांट में लोकल मटेरियल लगाया गया था। बिजनेस ने उसको चेक किया तो देखा कि हाँ, लोकल मटेरियल लगाया गया, उसका कंप्लेन सही पाया गया। उसमें डॉक्टर्स लोगों के साथ थोड़ा मैंने ये देखा है कि वो लोग टेंडर करने में कमजोर रहते हैं।
वो डिसीजन हुआ, उसको उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था कि ऐसा डिसीजन हुआ है, हमारा पर्पस हम रहा है। अच्छा, ये सब घटनाएं किस परिस्थिति में हम कर रहे हैं। एक अच्छी बात ये थी कि जो एक्चुअल में खर्च लगा था वही पेमेंट उन्होंने किया था। उसका दाम था 5,40,000 जो ओरिजिनल का, और लोकल जब बिजनेस ने चेक किया पाया कि हम लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि सीनियर ऑफिसर क्या था डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट, तो सीबीसी भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद मैं ज्वाइन किया तो सीबीसी से लेटर आया कि इसका हमको क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मेरी थोड़ी आदत है, जब मैं किसी को क्वेश्चन करता हूँ तो उससे एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या था, कैसे है। तो चूंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुका था तो मैं लेटर नहीं लिख सकता था, तो मैं फोन लगाया। डॉक्टर साहब ने हमको 2 सेंटेंस बोला कि मैंने जो किया सही किया है, मैंने जो किया सही किया। हमको पता है कि बिजनेस इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है और हमको चार्जशीट मिलेगा, लेकिन मैंने जो किया सही किया, हमको कोई आत्मग्लानि नहीं है। ये फोन सेंटेंस बोल के उन्होंने फोन काट दिया। ये वर्ड पहली बार में इस हिंदी का शब्द का प्रयोग सुना, आत्मग्लानि नहीं है। वो मुझको झटका लगा कि सीपीओ को डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला, फोन भी काट दिया। तो हमने पूरा फाइल मंगाया, ये सब जो बातें हैं तो मैं सुना, देखा कि ऐसा ऐसे है। तो कैसे सीबीसी को रिप्लाई में कुछ और नहीं लिख सकता, मैं लिखा। लेकिन ये बात मैं सीबीसी में जाकर बताया, अपने सारे बिजनेस टीम को बताया कि डॉक्टर्स ने हमारे ऐसे ऐसे बोल्ड डिसीजन लिया है। उस बोल्ड डिसीजन के चलते हमारा कोल इंडिया बिजनेस था, लोगों के इतने को जान बचाया। फिर मैं सीबीसी में वहां पर भी लोगों का मीटिंग हुआ, जहाँ कोल इंडिया में लोग ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, सीनियर ऑफिसर से मिलकर कैसे डिसीजन ले रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, उस केस में डॉक्टर साहब तो बाइजेत बरी हुए, कुछ नहीं हुआ उनको। उससे ज्यादा कोल इंडियन की तारीफ हुई कि यदि कोल इंडिया आगे बढ़ रहा है तो ऐसे ही कोल इंडिया से चलते बढ़ रहा है। वो एक डिसीजन कोल इंडिया के इमेज को पूरा चुकाया, हमको अपने आप को सोचने पर मजबूर किया। और जो आत्मग्लानि वर्ल्ड में बोल रहा हूँ इसलिए बोलना शुरू किया कि आप पॉलिटिशियन लोग गलत भी होगा तो आप आत्मग्लानि नहीं होगी, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले करेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं करना है। हम जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं, मालाफाइड नहीं होना चाहिए। ये होता है मालाफाइड डिसीजन, ये होता है बोनाफाइड डिसीजन। बोनाफाइड में कंपनी के हित में रूल्स रेगुलेशन को देख करके जो हम डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत से भी साइन कराए, दूसरे को है क्यों आप डिसीजन ले रहे हैं उसको आप लिख दो। यदि डिसीजन आप लिख देंगे तो बिजनेस वाला पीछे नहीं जाएगा, चाहे बॉस भी यदि पकड़ेगा तब पीछे नहीं जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि आपको याद रहेगा हमने क्यों डिसीजन लिया, तो रिकॉर्ड कर दो क्यों डिसीजन ले रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। ये रेट क्यों दे रहे हैं, टेंडर को क्यों फाइनल कर रहे हैं, क्यों उसको एलोन बाईपास किए, क्यों कंडीशन रखते हैं, उसको रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड ऑफ दिस। ये डॉक्टर साहब पूरा घटना लिखे होते हैं तो आपको कोई उनसे कुछ नहीं मिल जाता, शुरुआत में केस खोल जाता है, ऊपर भेजने की जरूरत नहीं पड़ता। माय डियर फ्रेंड्स, राइट योर माइंड ऑन फाइल। जो भी हो, छोटा डिसीजन बड़ा डिसीजन जो भी है, क्यों कर रहे से नोटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। आप नोटिंग करके क्यों कर रहे हैं पुटअप कीजिएगा बॉस को, बॉस भी अपना विश्वास लगाएगा, सुपर बॉस को विश्वास लगाएगा, तब देखिएगा डिसीजन फास्ट होगा। हम लोग इस तरह से काम करें तब हम परफॉर्म कर पाएंगे। जब रूल्स और रिफॉर्म की बात करते हैं तो मैं कहानी सुनाता हूँ रुक्मिणी का और राधा कृष्ण का। एक बार रुक्मिणी ने प्रश्न किया, पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि मैं आपकी पत्नी हूँ लेकिन नाम राधा कृष्ण क्यों है। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही है कि मैं आपकी पत्नी हूँ लेकिन नाम खाली राधा कृष्ण होता है, ऐसा क्यों। भगवान श्री कृष्ण वो प्रैक्टिकल में विश्वास करते थे। वो अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं, वैद्य जी आए और बोले कि यदि कोई महिला
पानी को टच करके अपने पैर से और उस पानी को भगवान के माथे पर जब लगाएंगे तो इनका तबीयत ठीक हो जाएगा। पानी को कोई महिला पैर से टच करेगी और उस पानी को माथे पर भगवान पर लगाया जाएगा तो इनका तबीयत ठीक हो जाएगा। ये पूरा द्वारका मथुरा मथुरा सब जगह बुला के सारी वहां पर लेडीज मना करती है कि नहीं नहीं, भगवान को मैं पैर से पानी टच करूंगी, वो भगवान के माथे पर लगेगा, मैं नहीं करूंगा, उसको पाप लगेगा। सब मना कर दिया। रुक्मिणी से पूछा गया, रुक्मिणी भी बोल दिया कि भगवान के माथे पर मेरा पैर का पानी टच किया जाएगा तो उसको तो पाप लगेगा, मैं तो नरक में जाऊंगी। रुक्मिणी मना कर दिया। जब राधा से लोग पूछे भगवान का तबीयत खराब है, पानी को पैर से टच कीजिए और किसी चीज लगाए तबीयत ठीक हो जाएगा। राधा ने पानी को टच किया पैर से, भगवान के माथे में लगा दिया, आपका तबीयत ठीक हो गया। लोगों ने पूछा राधा से, आपको थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ? आपको डर नहीं लगा कि आपको पाप लगेगा, आप नरक में जाइएगा? राधा का जवाब था कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। मेरा कान्हा स्वस्थ रहे, मेरा कान्हा का तबीयत ठीक रहे, हमको खाली इसी से पता है। हमको अपना कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? माय डियर कोलिनियंस, आप भी वो सारा काम कीजिए, वो सारा डिसीजन लीजिए जिससे कोल इंडिया का सेहत ठीक रहे, कोल इंडिया का तबीयत ठीक रहे, कोल इंडिया आगे बढ़ता रहे। ये परवाह बिल्कुल मत करो ये गलत है, ये पुरानी मान्यताएं हैं या पुराना रूल है कि क्या है, हम उसको ब्रेक करेगा और हम ऐसा डिसीजन लेगा कि कोल इंडिया आगे बढ़ता रहे, इसका सेहत ठीक रहे। आप रूल को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक देखिएगा हम लोग रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जरूरत पड़े तो बहुत से साइन करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने जो बोल्ड डिसीजन लिया, वो रूल को ब्रेक किया, तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए। ये जो हमारा रूल्स है उसको कैसे और अच्छा करें, और अच्छा से काम आए, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म। एक और मेरे पिताजी बोलते थे, नो रिस्क नो गेम। तो सही बोलते थे, नो रिस्क, रिस्क नहीं लेगा तो गेम नहीं खेल सकता। मैं भी बोलता हूँ, टेकिंग नो रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। यदि आप जीवन में कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं तो सबसे खतरनाक काम है, आप किसी काम पर नहीं रहेंगे। जीवन में आईडी चलने दीजिएगा, देखिएगा तो मुर्दा के समान होता है। तो आप रिस्क लीजिए, कोई डिफिकल्ट टारगेट अचीव कीजिए और उस टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए। इस तरह से हम लोग जाएंगे। और एक और मैं बोलता हूँ, मेक योर रूल, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। मेक योर रूल एंड वर्क एज रूल। आपको जो रूल बनाना है, जितना उसमें लिबरेशन कर लेना है, जितना उसमें रिफॉर्म कर लेना है, उसको बनाइए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब एक बार रूल बन गया तो उसको प्लीज फॉलो कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है, आपने ही रूल बनाया, आप ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, वहां शिकायत बहुत होती है। और किसी कारण से हम उसको फॉलो करने को हमारा काम नहीं हो रहा है तो प्लीज रिकॉर्ड इट, हाईलाइट कर दो। सत्य को हंगामा करने से कोई खराबी नहीं है। सत्य चाहता है कि हमको दुनिया वाले जाने। इसका देखिएगा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे कोल इंडिया में क्या है, हमारे कोल इंडिया में मैनेजमेंट टीम को क्या है, पूरा दुनिया में जाने मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बता रहा हूं। सत्य को इच्छा होती है कि दुनिया हमको जाने, और असत्य को एक डर होता है कि कहीं दुनिया वाले हमको जान न पाए। तो सत्य है, वो डर खड़ा होता है। जिसका नीयत खराब होता है, जो गलत काम करता है, जो करप्ट आदमी है, वो देखिएगा उसका हार्ट बीट ज्यादा होता है, उसको ब्लड प्रेशर रहेगा, रात में सो नहीं पाता है, क्योंकि हमेशा वो डरा रहता है। आप ट्रेन में चढ़ जाइए, यदि टिकट आपके पास नहीं है तो हर आदमी आपको टीटी नजर आएगा। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो जितने लोग जीन्स और टी शर्ट पहन करके थे, जो उस एज ग्रुप के थे, हमको ये लगता था रैगिंग पीरियड में कि हमारा सीनियर है ये। कोई भी आदमी हो, लेकिन हमको ये लगता था कि हमारा सीनियर है, इतना डर था। तो जब आप डर के रहेंगे
तो अभी इसने कहा कोई बाकी काम कर ही नहीं पाएंगे। वो मैं जब बोलता हूँ कि रीड इन बिटवीन द लाइन एंड बियॉन्ड द लाइन, वो तभी होगा जब आपका माइंड शांत रहेगा। दूसरा एक और है, सत्य को क्या सही है उसको आपको याद करने की, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं झूठ बोलता ही नहीं, तब याद करने की जरूरत नहीं किसको कहाँ क्या बोलना। जो झूठ बोलता है वो समझ में आता है कि हाँ घर पे क्या बोलना है, ऑफिस में क्या बोलना है, वहाँ क्या बोलना है, उस घर से याद करता था बॉस को क्या बोला था, कल आज क्या बोला। तो इसीलिए इस यदि किसी को धारणा है कि हम झूठ बोल करके चलाने का दिन कर जाए तो जमाना नहीं है। एक और मैं बोलता हूँ कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी जमाना हो गया, तो आप यदि सोचेंगे कि हम कुछ गलत कर लिए, चाहे टाइम पास करके निकल जा रहे हैं, दुनिया को नहीं पता चलता है, इस गलत फहमी में कृपया न रहे। जब जो चाहे आपका बारे में हर चीज बोल निकाल सकता है, कहाँ गए थे, क्या खाए थे, क्या खा रहे थे, ए टू जेड हर आदमी आपके बारे में जान सकता है, बोल सकता है, कर सकता है। बस सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। तो कभी इस गलतफहमी में ना रहे कि हम कुछ बदल रहे हैं, ये मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जिसका नीयत खराब है तो आप भी सोचेंगे कि नहीं हम विजिलेंस वालों से, बॉस से, हमारे पूरे इंडियन से बच जाएंगे, इसमें तो बोल रहा है। देखिए जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, चाहे वो बाहर के फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के फील्ड में हो, काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, एक और मैं रिफॉर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे हर डिसिप्लिन के लोग हैं, हर सोसाइटी के लोग हैं। आपको मैं बोलता हूँ कि मेरे कोल इंडियंस दीपक हैं, आप दीपक बनो और जलता हुआ दीपक बनो, क्योंकि जो बुझा हुआ दीपक होता है उसको लोग पूजा के थाली से निकाल के फेंक देता है, उसका कोई कदर नहीं है। आप यदि काम नहीं करेंगे, आपका बॉस 2-4 बार काम पकड़ाएगा, यदि आप काम नहीं करेंगे, कानून करेंगे, कारनामा करेंगे, तो देखिएगा बॉस भी आपको काम पकड़ाना बंद कर देगा। हनुमान जी को सारा काम पकड़ाते थे हनुमान जी, और जब एक बार काम पकड़ा दिए वो काम कर जाते थे। माय डियर फ्रेंड, आपको हनुमान बनना है। एक और मैं बोलता हूँ, अर्जुन में और हनुमान में क्या अंतर है? अर्जुन भी बहुत धुरंधर थे, वो महाभारत के धुरंधर थे और ये रामायण के धुरंधर थे। लेकिन देखिए अर्जुन की पूजा उतनी नहीं होती तो हनुमान जी की होती है। अंतर क्या है? सर हनुमान जी को कुछ बस काम बताना पड़ता था। हनुमान जी को एक बार काम पकड़ा दिए तो वो कर जाते थे। अर्जुन को क्या है, बोलते थे कि इसको मारो तो बोलता था कि चाचा है तो हमारे मामा है। अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण से पूछ कर, इतना गीता का ज्ञान, इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम बस खाली तीर्थ में पकड़ कर रखो, तो भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है। बोले तो आप भगवान है कैसे विश्वास कर जरा दिखाइए, तो अपना उनको विश्वास नहीं दिखाना पड़ा। यानी हर चीज यदि बार बार पूछिएगा बॉस से तो फिर आपको वही रेस्पेक्ट मिलेगा, उतना ही रेस्पेक्ट मिलेगा जितना आप उसको मिलता है। एक और मैं बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा वैमनस्यता हो गई, और जैसे नरसिंह अवतार की बात हम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना नर और सिंह के अवतार लिए, नाखून बड़ा बड़ा था, आपने जो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो जो हथियार चाहिए वो सब लेकर आए थे। उसका आशीर्वाद था कि हम न आकाश में मर सकते हैं, न पाताल में मर सकते हैं, न पानी में, न अंदर न बाहर, न यंत्र से न जंत्र से, न आदमी से न जानवर से। तो उन्होंने सारा रूप धरा जिससे कि हम हिरण्यकश्यप को मार सकते हैं। गोधूली की बेरा घर के और पहाड़ के बीच में मोड़ पर उन्होंने मारा, अपने जंघा के ऊपर मारा, हथियार से नहीं नाखून से उसका पेट फाड़ दिए थे। यानी जैसा कुकर्मी, जैसी बुराई, जैसा भ्रष्ट आदमी, जैसा उसको हथियार की जरूरत पड़ेगा वैसा हम बनेगा कि उसको खत्म करेगा। आप अपने आप ऐसा बनाओ। मैं ये बोलता हूं एक राम में और कृष्ण में, कि राम बनोगे तो फिर मर्यादा के चक्कर में
वो सामने वाला हो सकता है कि आपको सर पे चढ़ जाए। इसलिए कृष्ण बनो। कृष्ण में क्या था? द्रोणाचार्य को कैसे मारेंगे, भीष्म को कैसे मारेंगे, शिखंडी को सामने लाना है, कर्ण को कब मारना है, कैसे मारना है, जैसा था वैसा वो बुद्धि लगाते थे। वो बहुत ज्यादा वो इच्छित पे बहुत ज्यादा नैतिकता पर नहीं जाते थे, क्योंकि पता है जब नैतिकता पर जाएंगे तो खत्म कर देगा। तो जो जैसा हम अपने कंपनी में भला कर सकते हैं उसको ले जाएंगे। जब इसी में बात कर रहा था कि राम मत बनो कृष्ण बनो, तो कोई हमारा फ्रेंड हमको बताया कि राम भी कम नहीं थे। कैसे? राम ने बाली को छुप के मारे थे। नियम रहेगा सामने बाली। राम भी कम नहीं थे। बाली के साथ बलराम क्या था? जो उनको साथ लड़ने आएगा उसका आधा शक्ति उसको मिल जाएगा। अपना शक्ति प्लस आधा शक्ति हमेशा दिखता था वो। तो ऐसे दैत्य को मारने के लिए, ऐसे करप्ट आदमी को दूर करने के लिए हमको ऐसा बुद्धि लगाना पड़ेगा। रूप पढ़ेंगे तो उनको तो सब ढक के रखा है। तो राम ने भी बाली को छुप के मारा, यानी राम भी बनो लेकिन बाली को छुप के मारो। दुर्योधन क्या था? पूरा शरीर उसका वज्र का था। उसको मारने के लिए उसके जंगे को बात करना पड़ेगा। यानी गदा युद्ध में ही मरेगा वो। गदा कमर के नीचे मार नहीं सकते। वहां एथिक्स में हमेशा ऐसे रहेगा। तो मतलब आपको खत्म करना है नैतिकता के चक्कर में। हमको किसी ने लिखा कि जीवन में रावत तो उतारो, धर्म यही है। गुरु जी लोग आप भी सुनिएगा, जीवन में रावत तो उतारो, धर्म यही है। हर बाली को छुप कर मारो, धर्म यही है। हर बाली को छुप कर मारो, धर्म यही है। नैतिकता के चक्कर में पड़कर मत मरना। नैतिकता के चक्कर में पड़कर मत मरना। दुर्योधन का जंघा तोड़ो, धर्म यही है। दुर्योधन एकमात्र काम 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 और टारगेट टारगेट टारगेट। हमको ऐसे लेके चलना है, ऐसा रूप सुनाना है। लेट अस कम एंड रिफॉर्म आवरसेल्फ। मैं ये सारी बातें रिफॉर्म से लेके बताता हूँ। एक और पीपी का मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे लोगों को हमको अपना सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। देखिएगा कितनी कितनी फैक्ट्री, कितनी कितनी कंपनी, कितने कितने प्रोडक्ट खत्म हो गए, क्योंकि समय के हिसाब से उसने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। तो जैसा जमाना चेंज हो रहा है, जैसा टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जैसे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, वैसा हम यदि ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे अपने आप को, तो फिर मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारा इतना बड़ा कंपनी, इतनी ह्यूज मैन पावर, इतना साम्राज्य, यदि कल के दिन में देखिएगा, कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि 300 किलोमीटर रेडियस में दिल्ली के आसपास में जितना कोयला की से रिलेटेड कंपनी उसको बंद कर दिया जाए। कल के दिन में हो सकता है कि आपके बच्चे कोयला लाइक नहीं करें। आज के डेट में बैलगाड़ी कोई लाइक नहीं करता है। इवन हाथ रिक्शा में देखिएगा आपको लाइक नहीं करता है। टेक्नोलॉजी बढ़ गया। यानी आज वो फिल्म वाला जो रील था ना, प्रोडक्ट वाला, वो बंद, आप लोग देखे भी नहीं होंगे। तो आजकल सब कुछ, इवन टॉर्च और बैटरी ये भी बहुत डिमांड का होते जा रहा है। हमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा मेरे फ्रेंड। और कोल इंडिया के मैनेजमेंट इसमें खूब आगे बढ़ना है। रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म में आपको जगह स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म में आपको बोल्ड डिसीजन पड़ेगा, तो नया फील्ड में स्टडी करना पड़ेगा। आप जेम हैं, आप नए फील्ड में, नए क्षेत्र में और स्टडी कीजिए। CMPDI को आपको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ेगा। IICM के गुरुजनों को उस तरह के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो हम भी आपके साथ हैं। जिस तरह का ट्रेनिंग हो, जिस तरह का सोच है, जिस तरह का ट्रायल एंड एरर करना हो, बिजनेस डिपार्टमेंट यदि कोई ट्रायल कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा है, उसको फाइल लेकर के बिना मतलब का बैठा रहेगा, फिर देखिए वहां पर इनोवेशन नहीं हो सकता है। यदि आपको रिस्क लेना है, इनोवेट करना है, रिनोवेट करना है और रिसर्च डेवलपमेंट करना है, तो आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, अलग हट के डिसीजन लेना पड़ेगा, अलग जाके काम करना पड़ेगा।
एक और देखिएगा, हमारी शिकायत होती है पड़ोसों को लेकर के, गंदगी को लेकर के। हम फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रैपिड लोडिंग सिस्टम, ज़्यादा लेकर सप्लाई, वाटर फिल्ट्रेशन, इस सब का हम यूज करें। डिजिटाइजेशन का जमाना आ गया है AI/ML का। आज से कुछ दिन के बाद देखिएगा, जो AI का यूज करता है वो आदमी राज करेगा, जो AI को नहीं यूज करना है। तो ये मान के चलिए, यदि AI को जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसको हम नहीं यूज करें तो पीछे आ जाएगा। इसलिए कोल इंडिया में माइनिंग सेक्टर में हम लोग कैसे डिजिटाइजेशन को यूज कर सकते हैं। एक और देखिए, यदि कोई पावर सेक्टर वाला कोयला का प्रोडक्शन कर सकता है, तो हम क्यों पावर का प्रोडक्शन करें? ये लॉजिक हमको उस तरह सोचना चाहिए था। तो अब जा रहे हैं हम लोग पावर प्लांट जो बना रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा एसेट है, जो हमारा एक्सपर्टीज है, जो हमारा मशीनरी है, जो हमारे लोग हैं, जो एसेट है, उसको हम भरपूर यूज करें। अभी ग्लोबल में जा रहे हैं। और देखिए, अपना ट्रांसफॉर्म क्या कर रहे हैं, लोगों का जो हमारा इमेज बिल्डिंग बात आती है, हम लोग इन्वायरमेंट को काम करते हैं, हम लोग सोशल सर्विस को काम करते हैं। हर चीज को, पॉलिसी को हम लोग अपना नया ऐसे बना रहे हैं। किस तरह से आपने GPS और ICCC और जियो फेंसिंग और BTS का यूज करके और सबको इंटीग्रेट करके ICCC को यूज किया आपने, और उसको माइनॉरिटी करना है और 100% हम शिफ्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। और मैं कौन बचेगा, हमारा ऑपरेशन भी अच्छा से होगा, बाकी एनोमली सेफ्टी भी देख सकते हैं हमारा। इस तरह से लगना पड़ेगा, तभी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। फिर हमको भारत को बोलते थे ना, विश्वगुरु है, विश्वगुरु था। भारत को तो बोलते थे हम विश्वगुरु थे। ये बोलते थे कि हम लोग सोने की चिड़िया थे, सचमुच थे। आज देखिएगा, लगभग 1000-1500 साल पहले भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में टोटल कंट्रीब्यूशन था 53%। मोर देन 50% इंडियन इकोनॉमी का हमारा कंट्रीब्यूशन था, बोलबाला था। वास्तव में उसमें थे अराउंड 1191 में जब पृथ्वीराज चौहान थे, तो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन था 36%। आज से ठीक 500 साल पहले 1526 में जब मुगल आए थे, हमारा कंट्रीब्यूशन था 26%। अंग्रेज जब गए 15 अगस्त 1947 को, तो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3.6% था। यानी कितना हमारी हालत खराब हो गई थी। इस तरह से हमको दोहन किया गया, चाहे अंग्रेज हो, चाहे बाकी जो विदेशी अपराध हो, हमको इस तरह से लूटे। हमारा अभी 70-80 साल हो गए आजाद हुए, हम लोग 78-80 ईयर्स हो गया हमको इंडिपेंडेंस पे, और भी हमारा कंट्रीब्यूशन 6% आता घूम रहा है। हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में 6-7% ही हमारा कंट्रीब्यूशन है, और हमारा पॉपुलेशन है 25%, और वर्ल्ड इकोनॉमी जीडीपी में 6%। माय डियर फ्रेंड, कम से कम 25% तो दे रहा हूँ। अभी जिस तरह से कोई इंडिया रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लिबरेशन में जा रहा है, पॉलिसी चेंज कर रहा है, हमारे आप एसेट हैं, GM हैं। वास्तव में 2009 के बाद जितने हमारे ऑफिसर्स आए ना, अपने आप में वो बहुत ही टैलेंटेड है। जिस तरह से आगे बढ़कर के ग्रोथ कर रहा है कोल इंडिया, जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में आपका कंट्रीब्यूशन है, और गवर्नमेंट की जिस तरह से पॉलिसी है, और जो हम विजन लेके चल रहे हैं 2047 का डेवलप भारत का, आप नोट कर लीजिए, विश्वास कीजिए मेरी बात पे कि 15 अगस्त 2047 को हमारा इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से ज्यादा होगी।
नोट कर लीजिए कि भारत एक डेवलप्ड राष्ट्र बनेगा और आप ही बनाएंगे, आपके कर्मों से बनेगा। जिसको जितना काम कराना है आपसे काम करा लेगा। हम भी विकसित भारत को देखेगा, हो सकता उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, लेकिन हम भी विकसित भारत को देखेंगे। आपको कई चलते होगा। हमारे युवा जो है वो परिवर्तन करने का, वो जो आपका मिशन मोड में जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग स्वदेशी को लेकर के चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को लेकर चल रहे हैं, इस मिशन पर हमको चलना है और हर आदमी को कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो आओ एक आज प्रण करें, आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाए, मातृभूमि का कर्ज चुकाए, सोए गौरव को पुनः जगाए। आओ फिर से स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी में संघर्ष जगाए, भारत में विश्वास जगाए। विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसी अनुभव आश जगाए। आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाए, आओ ईमानदारी अपनाए, आओ ईमानदारी अपनाए, अपना जीवन शैली बनाए। यदि आज के डेट में जो बेईमान है उसका देखिएगा कोई लाइफ स्टाइल नहीं होता है। ईमानदारी को अपने अंदर लाए तभी हम अपना सब काम कर पाएंगे। और युवा लोग का जो है उसका हमने कहीं पढ़ा था कि हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर बनेंगे, कर देंगे ऐसी काम जीवन, सब लोग मिल का पत्थर बनेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमको भी किसी ने बताया कि हम इतना डेवलप करने वाले हैं, इतना ट्रिलियन पार करेंगे, वास्तव में हम लोग स्कूल बनेंगे, वास्तव में हम लोग सोने की जगह फिर से बनेंगे। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, क्या आपको विश्वास था कि वो धारा 370 हटेगा? मुझको तो नहीं विश्वास था, लेकिन हटा। मतलब ऐसा मील का पत्थर का काम किया आपने किया। जो पहले हम पाकिस्तान से डरते थे, वो 3 दिन में ही वो अपना ब्रह्मोस और आकाश का यूज किया और 3 दिन में ही पाकिस्तान भाग कर छोड़ना शुरू किया। ऐसा कभी सोचे थे? पहले हम लोग पाकिस्तान से आंख नहीं मिला पाते थे, अब हम लोग टेरिफ वाले इशू किया, अमेरिका से आंख मिला रहे कि नहीं मिला रहे? अभी देखते जाइए आपका जो संघर्ष है, आपका जो बोझ है और आपकी जो क्षमता है, जिस तरह से हम लोग योगा का, अध्यात्म का, चाहे अपने संस्कार का यूज करके, अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना खुद के डेवलपमेंट में यूज करेंगे। इसी तरह से जो भी वैश्विक घटनाएं हो रही हैं उसका देखिएगा भारत उससे सब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और आपके बदौलत हम अपॉर्चुनिटी लेकर के उन और आगे बढ़ेंगे। तो आइए इस आशा के साथ, पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ हम लोग काम करें। आपका जो भी आप बटन दबाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, पूरे राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ा रहता है। जब मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो आप कहीं भी आंख दौड़ा लीजिए, यदि सीमेंट हो, स्टील हो, ब्रिक हो, लाइट, बिजली, पंखा, आपका जो भी चश्मा, कपड़ा जो भी है, सब आपका कोल इंडिया का कोयला जाता है, तभी वो ईंट बनेगा, सीमेंट बनेगा, स्टील बनेगा। कोई पावर प्लांट में चलता है, फिर बिजली बनता है, बिजली बत्ती जलता है, और चाहे आपका कपड़ा बनता है, और चाहे चश्मा बनता है, जो भी है, लिफ्ट चलना हो, जो भी करना हो, कोल इंडिया के बिना कंट्रीब्यूशन का कोई भी निर्माण, कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी टारगेट पॉसिबल नहीं है। आपको मैं इसको ऐसे करता हूं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एज्यूम करें, तो उस बिल्डिंग का कोल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो है, आप उस बिल्डिंग के फाउंडेशन है। हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि आपको एक बड़ा पिलर की भूमिका आप निभा रहे हैं, उस बड़ा पिलर की भूमिका निभाते रहते हैं। हम हैं वास्तव में बिना कोल इंडिया के कंट्रीब्यूशन के किसी भी तरह का विकास, किसी तरह का डेवलपमेंट या कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम सोच रहे हैं कि हमको डबल डिजिट का ग्रोथ चाहिए,
माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी डबल चीज का ग्रोथ ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र का निर्माण डबल चीज का हो सकता। एक और देखिएगा, 1947 में हम जब आजाद हुए तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हुई थी 2007 में, लगभग 60 ईयर्स में। 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी हुआ 2014 में, 7 साल में, 7 ईयर में। 2002 से 3 हुआ आपका 2019 में, तो 5 साल में। और 2024 में 25 में हुआ आपका 4 ट्रिलियन। कोविड होने के बाद भी मोटा मोटा मिल गया। 2028 में हम लोग टारगेट रखे हुए फिर 5 ट्रिलियन का। उसी तरह से देखिएगा, कुछ दिन के बाद हम लोग हर साल 1 ट्रिलियन अपने इकोनॉमी में ऐड करते जाएंगे। सिचुएशन ये भी आएगा कि हम लोग एक साल में 2-2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन ऐड कर सकते हैं। इसी को डेवलपमेंट करते हैं, इसी को ग्रोथ करते हैं। आप लिख लीजिए 15 अगस्त 2047 को हमारा 30 ट्रिलियन से ज्यादा इकोनॉमी ग्रोथ रेट देखिए। बस एक ही चीज है, अपना कर्तव्य करते रहना है, अपना काम करते रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस का जो बात आती है, हमारे चेयरमैन साहब का स्पीच सुनिएगा, उसमें उन्होंने आपकी निगेटिविटी, आपका यूजुअल काम करने का तरीका उससे जोड़ के दिया है। हम अपने वर्किंग कल्चर कैसे सुधारें, और ये पूरा हम लोग ये जो स्पीच का आज जो करके देखा, वो हमारा बिजनेस अवेयरनेस वीक का कंक्लूडिंग सेरेमनी था 13 जनवरी को, उसी का पोर्शन है। आप कोल इंडिया के यूट्यूब पे जाइएगा, ये पूरा का पूरा लगभग 14 मिनट का बॉस का स्पीच है। उस अपने स्पीच में एक उन्होंने गोपाल दास नीरज की कविता सुनाई थे कि हमको क्या काम करना है। तो चेयरमैन साहब ने जो कविता सुनाई, मैं उसको आपके सामने बोलना चाहता हूँ। वो मुसाफिर वाला, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे, वह हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंदिर बुला दे। प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंदिर बुला दे। जिंदगी के राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा के चल मुसाफिर। मतलब आपको यदि सारा रास्ता अच्छा हो, सब कुछ बना बनाया मिल जाए, तब आप कुछ एग्जाम क्वालिफाई कर लें, चाहे कुछ टारगेट अचीव कर लें, उस अचीवमेंट में मजा नहीं आता है। मजा तब आता है जब विपरीत परिस्थितियां हो, उसमें हम अपना लक्ष्य को पूरा करें। माय डियर फ्रेंड, बॉस का जो हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो बस यही है कि हमको हर रात में डिलीवर करना है। एक और शिकायत होती है सर बॉस काम सही नहीं कर रहा है, तो आपका ड्यूटी बनता है कैसे हम उस काम को डिलीवर करें। मैं सीधे बोलता हूँ, बॉस नहीं करेगा तो बॉस का बॉस करेगा। बस आपके अंदर रस होना चाहिए, आपको अंदर जोश होना चाहिए। आप तब तक मत रुको जब तक आपका काम नहीं हो जाता। ट्रांसफॉर्म का, फिर इनफॉर्म में 2-3 तरह की बात आती है। हमारा मैनुअल चेंज हो गया, हमारा SOP चेंज हो गया, हम नया टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, नया नया ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अपने लोगों को बताएं। जब मैं 6P में काम कर रहा था तो मैं बहुत ही मास लेवल में ट्रेनिंग कर रहा था। मैराथन ट्रेनिंग का नाम दिया था मैं। मैराथन ट्रेनिंग 1 खत्म हुआ, अभी मैराथन ट्रेनिंग 2 चल रहा है। हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। आप यदि अवेयर रहेंगे तो आप बोल्ड डिसीजन लेना शुरू करें।
आपको काम करने में डर नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं जब बच्चा था तो हमारे गुरु जी बताते थे कि जिसको ईश्वर में विश्वास न हो उसको नास्तिक बोलते हैं, जिसको ईश्वर में विश्वास न हो उसको नास्तिक बोलते हैं। इसको मैं चेंज कर दिया, मैं बोलना शुरू कर दिया हूं कि नास्तिक उसको कहते हैं जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं बोलता हूं इफ यू कैन डू इट नो वन कैन डू इट। तो आप अपने ऊपर भरोसा कब होगा? जब आप अवेयर होंगे, जब आपका दूसरे से पता होगा, जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो डिफिकल्ट जाके टारगेट पर पूरा कर सकते हैं। तो हमने लोगों को ट्रेनिंग कराया। दूसरा, पिछले महीना बीसीसीएल का आईपीओ जारी हुआ। ये देखिएगा, कोल इंडिया में सबसे पहले बीसीसीएल के बारे में लोग जानना शुरू किया था कि कोल नगरी और बाकी उसका निगेटिविटी भी, कोल माफिया, पता नहीं क्या है, उसका पिक्चर के माध्यम से जो भी जनता को पता है। लेकिन कोल इंडिया अपने वर्किंग से, कोल इंडिया अपने एटीट्यूड से इतना लोगों के अंदर इन्फॉर्म करने में सफल रहा है, लोगों के ऊपर भरोसा जताने में सफल रहा है। जब आईपीओ उसका आया तो जितना हम डिमांड किए थे उसका 149 टाइम्स ज्यादा इसका सब्सक्राइब हो गया। कोई आदमी पैसा कम लगाता है, भरोसा हो। अभी हम लोग ग्लोबल में जा रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल कंपनी में जा रहे हैं, इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। वहां जब जाएंगे तो वहां का रेगुलेशन, वहां का एथिक्स, वहां का नियम लगेगा। वहां पर भी अपने इमेज को, अपने विश्वास को बनाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, जिस विश्वास से, जिस ट्रस्ट से बीसीसीएल के आईपीओ पर लोगों ने आप पर भरोसा किया, उस भरोसा को कंप्लीट करेगा। बॉस ने यह भी बताया था कि आप दुनिया में जब भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा 56 इंच का सीना करके बताओ कि हमारा कोल इंडिया इतना अच्छा है और कोल इंडिया ये है। आप दुनिया को बताओ कि हम, तभी आपको भरोसा पड़ेगा। और दुनिया में ये बताओ कि हमारे पास गुरु जी लोग, हमारे पास IICM है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां हमको सिखाया जाता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन बाकी नहीं है। इतना मास लेवल में एक साथ एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक छत के नीचे इतने स्टूडेंट्स को एक साथ रखना, ये बाकी दूसरे किसी के पास नहीं। ये भी दुनिया को बताओ कि हमारे पास एक IICM है। दुनिया को ये भी बताओ कि हमारे पास CMPDI है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह से रिसर्च डेवलपमेंट प्लानिंग के हिसाब से है। मैं अपने टॉप मैनेजमेंट को बताया, यदि आप ऊंचा उड़ेंगे, जब आकाश पे जाएंगे, जमीन छुएंगे, तो ये दोनों आपके बहुत बड़े एसेट होंगे, एक IICM, एक CMPDI। मैं जब कहीं कुछ बात करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो सभी बोलते हैं तुम तो करने लगा, तुम्हारे पास IICM है। रेलवे के पास RDSO है, रिसर्च सेंटर, उसी तरह से हमारे पास कोल इंडिया के पास CMPDI है। और जितना ये दोनों काम करेंगे, ये दोनों, तो मैं आपको बोलता हूँ बहुत दूर के सपने दे रहे हैं, बहुत दूर तक ले जाएंगे। पंख और हौसला थामे रखना, यही है वो जो पहुंचाएंगे। आपका हौसला यदि नहीं है, आपके पंख नहीं है, आपका एसेसरी नहीं है, आपका हौसला कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, गुजरों से मिलता है। पंख आपको टेक्नोलॉजी, आपका गाइडलाइन, आपका इनोवेशन, रिजोल्यूशन, रिसर्च डेवलपमेंट ये भी नहीं होता है। यही है जो आपको लेके जाएंगे डॉक्टर। ये दुनिया को बताओ कि मेरे पास ये पीढ़ी है, ये भी बताने का है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया को ये बताइए कि कोल इंडिया में आज के डेट में 100% मैकेनाइज्ड हो चुके हैं। नॉट ए सिंगल पीस ऑफ कोल न तो हम मैनुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं, न लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। दुनिया को ये बताइए कि हम लोग IT के जिस तरह का माइनिंग रिक्वायरमेंट है, हम लोग IT का भरपूर यूज कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन में जा रहे हैं, हम लोग IEEE का यूज कर रहे हैं। दुनिया को बताओ जेम के यूज करके,
ट्रांसपेरेंट मैटर में जिस तरह से टेंडरिंग करना है हमारा कोई इंडिया कर रहा है। दुनिया को ये भी बताओ कि CSR के पैसे से मानवता के प्रति, ह्यूमनिटी के लिए अपने वैसे लोगों को हम सोशल सर्विस दे रहे हैं, बहुत आगे बढ़ गए काम कर रहे हैं। आज के डेट में सारे केसों में नंबर 1 कंपनी हमारा है। दुनिया को ये बताओ कि माइनिंग सेक्टर की कंपनी जहाँ पर एन नंबर ऑफ बुराइयां थी, वहां पर भी हम लोग को ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है। ग्रेट प्लेस टू वर्क ना हम खुद ही सर्टिफाई कर रहा है कि दिस इज ग्रेट प्लेस टू वर्क। जब ये IACM बना था 1993-94 में, यहाँ कुछ नहीं था, ये कैपिटल ऑफ झारखंड नहीं था उस समय, ये पूरा जंगल था। लोग यही बोलते थे कि पता नहीं यार ये तो कश्मीर मतलब यहाँ पर क्यों बनाया और इतना भव्य क्यों बनाया। जितना स्ट्रक्चर दिख रहा है वो विश्व में का है, एक्सेप्ट दिल्ली हॉस्टल। ये 19 आज से मोर देन 30 इयर्स पहले ही ऐसा भव्य कल्पना किसी ने किया। ये बताओ दुनिया को बताइए कि अभी कोल इंडिया अपना ग्रेट प्लेस टू वर्क में कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है तो सर्टिफिकेट मिला। लास्ट 2 इयर्स से कोल इंडिया इंडिया के टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंपनी में आ रहा है। जो हमारा 5 साल पहले कुछ 10,000 करोड़ का हमारा प्रॉफिट था, फिर 10,000 से फिर 17,000 करोड़ हुआ, 27,000 करोड़ रुपये हुआ, लास्ट ईयर 37,000 करोड़ था, लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 35,000 करोड़। यानी इस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं। शेयर मार्केट का देखिएगा, यदि शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाता है तो आपको विश्वास बढ़ रहा है। ये दुनिया को बताना बहुत जरूरी है कि ऐसे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट को लेकर के जिस तरह से माइनिंग करने के बाद हम फिर से अपना एटीट्यूड चेंज करके उसको बढ़िया बना रहे हैं, ये बताओ दुनिया को भी बताओ कि हमारे यहाँ देश में हमारे यहाँ मोर देन 20,000 कोल इंडिया में क्या काम करती है, ये भी दुनिया में बताने का प्राउड करने की बात है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे कंपनी को रूल बेस से हम वैल्यू बेस बनाना चाहते हैं। कोल इंडिया को हम ब्रांडेड कंपनी बनाना चाहते हैं। हर तरह का रूल्स रेगुलेशन है, हमारी कंपनी रूल बेस्ड कंपनी है। और यहाँ के लोग, यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा करना चाहते हैं जो कि बोल सकते हैं कि ये ब्रांडेड कंपनी है, यानी वैल्यू बेस्ड कंपनी बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो कॉर्पोरेट समूह है, IACM का जो कॉर्पोरेट समूह है, देखिएगा उसके अलग तरह की रजिया रही है। और जैसे आइए हम कॉर्पोरेशन सुनते हैं अलग तरह का जोश इंजन हो जाता है। जब भी चाहिए का कॉर्पोरेशन कहीं भी पहुंचता है, सब यही बोलता है कि वास्तव में इस हमको अलग तरह का हमारा कॉर्पोरेशन भी ऐसा ही प्राउड करने की बात है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट में मैं भी बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में बताओ कोल इंडिया working on the policy of zero tolerance to corruption। यदि कोई करप्ट है उसको हम 7 समुद्र पार जाके भी उसको पकड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। We are working on zero tolerance to corruption। To tell the world कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना ट्रांसपेरेंट में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण की हमारी भूमिका कही। ये मेरा मिशन था कि दुनिया को इन्फॉर्म, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तभी हम रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। I promise myself to be always vigilant and will become doyen of integrity. I promise myself to fight and to eradicate corruption. I promise myself to ensure and to promote integrity in public life. I promise myself to do my best and to proclaim this fact to the whole world that I am the proud officer of